आज के करंट अफेयर्स क्लास में हम इन 5 टॉपिकों को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा क्लास। हेलो एवरीवन, वेलकम टू नौकरीपुर। मैं शेखर प्रसाद आप सभी का स्वागत करता हूं नौकरीपुर के यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज जो है मैं आपके लिए लेके आया हूं करंट अफेयर्स क्लासेस। आज के क्लास में हम 5 टॉपिकों को डिस्कस करेंगे, जिसमें से सबसे पहले आज का हमारा जो टॉपिक है वह है विल इंडिया बिकम थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी? क्या भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा? क्या बनेगा या नहीं? तो आइए ये जानने के लिए देखते हैं। देखिए, हाल ही में क्या हुआ कि हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इनॉग्रेट किया एक नया बिल्डिंग को, एक इंटरनेशनल एग्जीबिशन कम कन्वेंशन सेंटर, IECC सेंटर, जिसको नाम दिया गया है भारत मंडपम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, भारत मंडपम इसको नाम दिया गया है। तो ये भारत मंडपम में बहुत तरह के कॉन्फ्रेंस होंगे। तो भारत मंडपम में जो सबसे पहला G20 कॉन्फ्रेंस जो सितंबर महीने में होने वाला है, आने वाले महीने में, वो पहला कॉन्फ्रेंस जो है G20 का होगा भारत मंडपम में। तो ये भारत मंडपम बनने से हमारे भारत को क्या फायदा पहुंचा है? तो इससे जो होगा हमारा जो टूरिज्म है, कॉन्फ्रेंस टूरिज्म क्या होता है कि मान लीजिए आपके पास अगर किसी भी चीज का इंफ्रास्ट्रक्चर है, मान लीजिए बड़े बड़े देशों के साथ मीटिंग करने के लिए आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो आप उन देशों को बुला सकते हैं कि आइए हमारे मीटिंग इस बार का जो कॉन्फ्रेंस है वो हमारे भारत में कीजिए। देखते हैं ना, चाइना में होता है, इटली में होता है, USA में, कनाडा में। क्यों होता है? क्योंकि उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही डेवलप है। बड़े बड़े जो नेता है, जो बाहर के देशों के आते हैं, उनके साथ जो डेलीगेट्स आते हैं, उनको रुकने की, रहने की व्यवस्था है, वो सारी सुविधाएं हैं जो उनको चाहिए। तो इसी कारण जो है हमारे भारत में ये कॉन्फ्रेंस टूरिज्म को डेवलप करने के उद्देश्य से भारत मंडपम को बनाया गया है। तो जब इसका इनॉग्रेशन हो रहा था, उस वक्त हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक बात कही। उन्होंने कहा कि ही टुक चार्ज इन 2014 में, जब उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री के रूप में जब चार्ज लिया, तो हमारा जो भारत का इकोनॉमी है वो विश्व की 10वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी थी। वो जो थी विश्व की 10वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी थी। उसके बाद जब इन्होंने सेकंड टर्म संभाला 5 साल बाद 2019 में, उसके बाद हमारा जो इकोनॉमी है वो 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी के रूप में उभर के आई है विश्व में। हमारा जो इकोनॉमी है 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। और इनका ऐसा कहना है कि उनका अगर थर्ड टेन्योर आता है, यानी कि उनका 24 में जो इलेक्शन होने वाले हैं, थर्ड टेन्योर अगर आता है इनकी गवर्नमेंट का, वो इंडिया को टॉप 3 रैंक में ले जाके खड़ा करेंगे। टॉप 3 इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड, पूरे विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। बहुत बड़ी बात होती है अपने आप में। तो उनका बात कहां तक सच है, इस बात को मुहर लगाता है IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है IMF। इसने पहले ही फोरकास्ट किया है, अनुमान लगाया है कि इंडिया जो है थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन सकता है 2027 तक। तो किस आधार पर कह रहे हैं ये बात कि भारत जो है विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है? हमारा भारत का जो GDP ग्रोथ है, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, GDP, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसका जो ग्रोथ है वो 83% है। 2014 से 23 के बीच में 83% की रफ्तार से हमारा GDP ग्रो कर रहा है, कि जस्ट चाइना के बाद ही हमारा है। चाइना का 84 है, हमारा 83 है। ठीक है। और देखिए USA का तो 54% है, USA का बहुत नीचे चल रहा है। तो ये फैक्टर होने के कारण जो है इस तरह अनुमान लगाया जा रहा है कि हम विश्व की जो है तीसरी सबसे बड़ी, थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने के पथ पर हैं, लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने के रास्ते पर हैं। लेकिन इसके साथ मतभेद भी है, क्योंकि हमारा जो देश का GDP तो बढ़ रहा है पर कैपिटा इनकम, क्योंकि हमारी जनसंख्या, आपको सीधी सी बात है, देखिए अगर
लोग ज्यादा होंगे। हमारे यहाँ पर 121 करोड़, उससे भी ज्यादा, करीबन 140 करोड़ जनसंख्या है। 140 करोड़ जनसंख्या के लोग अगर मिल के सारे कमाएंगे तो पैसा तो ज्यादा बढ़ेगा, इकोनॉमी तो ग्रो करेगा, ठीक है ना। लेकिन इकोनॉमी ग्रो करने के साथ साथ कितना कमा रहे हैं? अब मान लीजिए किसी घर में 10 व्यक्ति हैं, तो 10 व्यक्ति मिलके दिन का 1000 रुपया कमाते हैं। और किसी घर में जो है सिर्फ 5 व्यक्ति है और 5 में से सिर्फ 2 व्यक्ति काम करते हैं, और वो दिन का जो है एक व्यक्ति जो है 2000, 2000, 4000 रुपए का इनकम करता है। देखिए, काम कम लोग कर रहे हैं लेकिन पैसा ज्यादा आ रहा है, और वहां पर 10 लोग है कमा रहे हैं, लेकिन उनका जो इनकम है, मान लीजिए 10 लोग कमा के जो है दिन का 5000 आन रहे हैं, और ये लोग 5 लोग जो है वो कमा के 5000 आन रहे हैं। तो उस तरह से क्या हो जाएगा कि उस समय तो देखना, जो ज्यादा जनसंख्या वाले लोग ऑटोमेटिकली कम कमा रहे हैं, तो उनका पर कैपिटा इनकम क्या है, लो है। तो ये एक मतवाद भी है कि भारत का जीडीपी तो बढ़ रहा है लेकिन लोगों का पर कैपिटा इनकम नहीं बढ़ रहा है। दूसरे देशों के मुकाबले लग्जरियस लाइफ जीने वाले भारतीय लोगों की संख्या बहुत ही कम है। जितना भी भारत का जो पैसा है, जो धन है, कुछ लोगों के हाथ तक ही सीमित है, ठीक है। तो जिसके कारण जो है हमारा एक ये मतवाद भी है, इसके लिए एक उंगली भी उठाई जा रही है भारत पर। आज का हमारा दूसरा टॉपिक है इंटरनेशनल टाइगर डे। तो हर साल 29 जुलाई को इंटरनेशनल टाइगर डे ऑब्जर्व किया जाता है, मनाया जाता है। तो इसको मनाने के पीछे उद्देश्य क्या है? पूरे विश्व में वर्ल्ड वाइड जो है कॉम्प्रिहेंसिव एफर्ट सेफ गार्ड करना टाइगर्स के लिए, उनके जो नेचुरल हैबिटेट्स है उनको बचाने के लिए पूरे विश्व स्तर पे चेष्टा करना, ये इंटरनेशनल टाइगर डे ऑब्जर्व करने का मेन पर्पस होता है। इंटरनेशनल टाइगर डे को ऑब्जर्व करने का जो पहला प्रपोजल है वो 2010 में लिया गया था। एक सेंट पीटर्सबर्ग टाइगर समिट हुआ था, तो उन देशों के द्वारा किया गया था जहां पर टाइगर्स जो है वो पाए जाते हैं, और वहां पर वो काफी कम संख्या में रह गए थे। तो उसके बाद जो है 13 देश आगे आए, 13 टाइगर रेंज कंट्रीज कम टुगेदर, एक साथ हुए, और उन्होंने फैसला किया कि 29 जून को जो है हम इंटरनेशनल टाइगर डे के रूप में मनाएंगे। अब बात करते हैं टाइगर सेंसस के बारे में। तो हर 4 साल बाद, याद रखिएगा, हर 4 साल बाद टाइगर सेंसस होता है। 5 साल बाद एलिफेंट सेंसस, 5 साल बाद हाथी का सेंसस होता है, और 4 साल बाद बाघों की गिनती होती है, टाइगर सेंसस होता है। अकॉर्डिंग टू मोस्ट रिसेंट 2022 टाइगर सर्वे, 2022 के टाइगर सर्वे के अनुसार एट प्रेजेंट हमारे भारत में कुल मिला के 3167 टाइगर्स हैं। 3167 टाइगर्स है पूरे भारत में। एक बार तो ऐसा हो गया था कि 1973 में जब बाघों की गिनती की गई थी तो उनकी जनसंख्या केवल 268 रह गया था। सोचिए कितनी भयावह स्थिति रही होगी वो। प्रोजेक्ट टाइगर वाज स्टार्टेड, इसी को मद्देनजर रखते हुए 1 अप्रैल 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट किया गया। इसका उद्देश्य था टाइगर पॉपुलेशन को रिवाइव करना, यानी बढ़ाना। टाइगर की जो जनसंख्या है, बाघों की जो जनसंख्या है, उसको बढ़ाना। यह एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, यानी इसके लिए जो पैसे का खर्च है वो केंद्र सरकार करती है। इसीलिए भारत सरकार ने नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, ठीक है, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी एनटीसीए का गठन किया है। एनटीसीए का काम है प्रोजेक्ट टाइगर को देखना, डिक्लेरेशन ऑफ टाइगर रिजर्व, जहां पर टाइगर पाए जाते हैं, टाइगर रिजर्व उसको डिक्लेयर करवाना, और बाघों की गिनती यानी टाइगर सेंसस करवाना। याद रखिएगा, प्रोजेक्ट टाइगर जो भारत में सबसे पहले स्टार्ट हुआ था जिस नेशनल पार्क में, उसका नाम है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है वो उत्तराखंड में है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क याद रखिएगा, जहां पर प्रोजेक्ट टाइगर पहली बार आरंभ हुआ था। जितने भी पॉइंट्स है इसमें डेट के साथ सारे आपको अच्छे से पढ़ना है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है।
आज का हमारा तीसरा टॉपिक है नो कॉन्फिडेंस मोशन। सो इन ए पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, यानी एक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में जो गवर्नमेंट के पास जो पावर होता है वो पावर होता है पावर ऑफ मेजोरिटी, यानी कि संख्या गरिष्ठता, यानी कि बहुसंख्यक, यानी कि जो पार्टी सबसे ज्यादा वोट्स अर्जन करती है उन्हें जो है मेजोरिटी पार्टीज कहा जाता है, जो कि डायरेक्टली इलेक्ट किए जाते हैं हाउस में, यानी पार्लियामेंट। हाउस का मतलब यहाँ पार्लियामेंट है। तो कहने का मतलब ये है कि मेन मुद्दा ये है कि मेजोरिटी ही जो है असली चीज है एक पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में। सो आर्टिकल 75 पार्ट 3 में ये कहा गया है, क्लोज 3 में ये कहा गया है कि कॉन्स्टिट्यूशन इम्बॉडीज दिस रूल बाय द स्पेसिफाइंग द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा, यानी कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो होते हैं, जो लोकसभा में होते हैं, जो इलेक्ट किए जाते हैं लोगों के द्वारा, वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होते हैं लोकसभा का गठन करने के लिए, एक लोकसभा में सरकार का गठन करने के लिए। So for the testing the collective responsibility, rules of Lok Sabha provide a particular mechanism, a motion of no confidence. So टाइम टू टाइम चेक करने के लिए कि जो संख्या लोगों के द्वारा चुन के भेजी गई है पार्लियामेंट में, वो मैकेनिज्म जो है वो ठीक से है कि नहीं, ठीक से काम कर रही है कि नहीं, जो लोगों को जो भेजा गया है वो लोग इकट्ठे है कि नहीं। तो उसीलिए अगर वो नहीं है तो इस मैकेनिज्म को चेक करने के लिए नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया जाता है। समझिएगा बात को। नो कॉन्फिडेंस मोशन क्या है? नो कॉन्फिडेंस मोशन का मतलब है कि मतलब अगर ऑपोजिशन पार्टी को अगर कभी लगता है कि जो रूलिंग पार्टी है उनके अंदर संख्या जो है, उनकी जो नंबर्स ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स है वो उतने नहीं हैं, उनके अंदर मतभेद है पार्टी के, तब जाके ये जो है नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया जाता है। सो हमेशा याद रखिएगा कि लोकसभा और राज्यसभा में से ओनली लोकसभा में ही नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया जा सकता है। सो एक एमपी के द्वारा लोकसभा में इसको प्रस्तुत किया जा सकता है और केवल एमपी एक के द्वारा लाया जा सकता है, लेकिन 50 लोगों का, 50 उनके कलीग्स का सपोर्ट होना पड़ेगा, 50 लोग उनके साथ होने पड़ेंगे। हाँ, नो कॉन्फिडेंस मोशन लाइए, हम आपके साथ है किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर, पॉइंट ऑफ टाइम में। तो नो कॉन्फिडेंस मोशन केवल ओनली लोकसभा में ही लाया जा सकता है, ये मैंने पहले ही बता दिया है। तो ये नो कॉन्फिडेंस मोशन हम पढ़ क्यों रहे हैं कि करंट न्यूज ये है कि हमारे जो ऑपोजिशन पार्टी है एट प्रेजेंट, दैट इज कांग्रेस के एक एमपी है गौरव गोगोई जी। ये रीजन क्या है कि ये नो कॉन्फिडेंस मोशन गौरव गोगोई के द्वारा लाया क्यों गया है? क्योंकि ये जो अपोजिशन है वो डिमांड कर रही है कि जो मणिपुर में जो परिस्थिति अराइज हुई है, मणिपुर का सिचुएशन तो आपको पता ही होगा जो हुआ है, उसके ऊपर अपोजिशन जो है प्रधानमंत्री का बयान चाहती है। प्रधानमंत्री इस बारे में क्या ओपिनियन रखते हैं और वो क्या करने जा रहे हैं, क्या स्टेप लेने जा रहे हैं, इसी कारण से ये रीजन से नो कॉन्फिडेंस मोशन गौरव गोगोई के द्वारा लाया गया है। याद रखिएगा, नो कॉन्फिडेंस मोशन जो होता है वो हमारे भारत के संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा हुआ है। तो ये कहाँ से लाया जाता है? ये हमारे जो लोकसभा के जो रूल ऑफ कंडक्ट है इसके अंडर में 198, ठीक है, इट इज लेड डाउन अंडर रूल 198 ऑफ प्रोसीड्यूर एंड कंडक्ट ऑफ लोकसभा। प्रोसीड्यूर और कंडक्ट जो है, जो जिस रूल के द्वारा लोकसभा रन किया जाता है उसके द्वारा इसे लगाया जाता है। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है बट रूल ऑफ कंडक्ट में है, प्रोसीड्यूर ऑफ रूल ऑफ कंडक्ट वो लोकसभा में है ये। सो दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप याद रखिएगा नो कॉन्फिडेंस मोशन क्या होता है? फॉर चेकिंग द मेजोरिटी ऑन द फ्लोर। फ्लोर का मतलब हाउस में। आज का चौथा टॉपिक है नामरूप फर्टिलाइजर प्लांट। तो नामरूप फर्टिलाइजर प्लांट जो है हमारे कंट्री का पहला गैस बेस्ड फर्टिलाइजर प्लांट है, जो कि सेटअप किया गया था नामरूप में
और 1960s में इस फर्टिलाइजर प्लांट को स्टैब्लिश किया गया था फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा। अभी इसको जो ओन करती है, इसका जो मालिकाना हक है ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन लिमिटेड के हाथों में है। तो ये एशिया का ओल्डेस्ट गैस बेस्ड फर्टिलाइजर प्लांट इसको माना जाता है। लेकिन इंडिया का पहला अगर फर्स्ट फर्टिलाइजर प्लांट अगर कभी पूछे तो इसका नाम है रानीपेट, जो कि तमिलनाडु में है, और इसका एस्टैब्लिशमेंट 1906 में हुआ था, फर्स्ट फर्टिलाइजर प्लांट। और कभी पूछे फर्स्ट गैस बेस्ड फर्टिलाइजर प्लांट, देन इट इज आवर नामरूप फर्टिलाइजर प्लांट। तो करंट कॉन्टेक्स्ट क्या है, किस लिए हम ये न्यूज पढ़ रहे हैं कि रिसेंटली एक स्पेक्टिकुलेशन आया था, यानी कि न्यूज आया था, ऐसी फैली थी कि गवर्नमेंट जो है वो प्लानिंग कर रही है कि शट डाउन कर दे, ये फर्टिलाइजर जो प्लांट है नामरूप का, इसको बंद कर दे, शट डाउन कर दे। तो इसीलिए लोगों के बीच में थोड़ा सा, जो वहां पर मजदूर काम करते हैं उनके बीच में थोड़ा सा हड़कंप मच गया। तो बाद में यूनियन मिनिस्टर जो मनसुख मंदाविया जी जो हैं, उन्होंने कहा कि ये न्यूज जो है वो सही नहीं है, बल्कि इस प्लांट को मॉडिफाइड किया जा रहा है नैनो यूरिया फैसिलिटी के तौर पर। नैनो यूरिया फैसिलिटी जो है इसमें प्लांट में सेटअप किया जा रहा है। सो नैनो यूरिया फैसिलिटी क्या है, मैं थोड़ी देर बाद बताता हूं। और इससे जो है क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में हेल्प मिलेगा। इसमें जो अगर नैनो यूरिया फैसिलिटीज अगर लगाई जाएंगी तो इसमें और लोगों को काम मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन बढ़ेगा। तो लिक्विड नैनो यूरिया जो होता है, एसेंशियल यूरिया होता है नैनो पार्टिकल्स के रूप में, लिक्विड एरिया याद रखिएगा। और जो पाउडर यूरिया होता है उससे लिक्विड नैनो यूरिया जो होता है वो काफी चीपर होता है, सस्ता होता है। सो इसीलिए जो है ये यूनियन मिनिस्टर ने इसका रिप्लाई देते हुए कहा। तो नामरूप फर्टिलाइजर प्लांट बहुत बार आ चुका है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि असम में मतलब फर्टिलाइजर प्लांट कहाँ पर है, तो नामरूप में है। इस्टेब्लिशमेंट ईयर भी याद रखिएगा 1960s। और अगर कभी इंडिया का पूछे तो रानीपेट तमिलनाडु, और ईयर होगा 1906। पांचवा टॉपिक है इनर लाइन परमिट सिस्टम। सो इनर लाइन परमिट सिस्टम क्या है? तो इनर लाइन परमिट सिस्टम एक डॉक्यूमेंट है जो कि अलाउ करता है हमारे इंडियन सिटीजन को, यानी हमारे भारत के ही नागरिक को भारत के ही किसी राज्य में विजिट या स्टे करने के लिए, ठीक है। लेकिन कौन से राज्य में विजिट या ये करने के लिए? सभी में नहीं, जो राज्य या स्टेट प्रोटेक्टेड हैं आईएलपी सिस्टम के अंडर में। याद रखिए, जो भी स्टेट आईएलपी के अंदर प्रोटेक्टेड है अंडर ए फिक्स टाइम पीरियड, फिक्स टाइम पीरियड के लिए, हमेशा के लिए नहीं। सो आईएलपी इज ऑब्लिगेटरी फॉर ऑल दोज हु हैव रिसाइड आउटसाइड प्रोटेक्टेड स्टेट, यानी कि जो भी नागरिक आईएलपी जहां पर जिस स्टेट में लगा हुआ है उसके बाहर के रहने वाले हैं और उस स्टेट में आ रहे हैं जहां पर आईएलपी लगा हुआ है, तो उनको जो है क्या करना पड़ेगा, पहले से उनको परमिशन लेना पड़ेगा। इट कैन बी इशू फॉर ट्रैवल पर्पस। याद रखिएगा, केवल वो ट्रैवल पर्पस से आ सकते हैं, वहां पर काम बिजनेस करने के लिए या फिर जमीन खरीदने के लिए ये पर्पस से नहीं आ सकते हैं। सो आईएलपी इज इशू बाय द स्टेट गवर्नमेंट कॉन्सन। और आईएलपी को इशू कौन करता है? राज्य सरकारें इशू करती है। राज्य सरकारें जो है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा आईएलपी जो है वो इशू किया जाता है। तो अब सवाल उठता है कि आईएलपी जो है वो बनाया कब गया था, व्हेन इट वाज क्रिएटेड। तो आईएलपी को स्टैब्लिश किया गया था बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट, ठीक है, ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, ब्रिटिश रूल में लगाया गया था अंडर द बंगाल ईस्टर्न रेगुलेशन 1873। ये कानून जो था बंगाल ईस्टर्न रेगुलेशन के द्वारा 1873 में, टू सेफगार्ड ट्राइबल्स ऑफ ईस्टर्न पार्ट ऑफ बंगाल। तो बंगाल के जो ईस्टर्न पार्ट में रहने वाली ट्राइबल जनजाति थी उनको प्रोटेक्ट करने के लिए 1873 में। और इस रेगुलेशन को ILR के नाम से जाना जाता था, यानी कि इसका मतलब हुआ इनर लाइन रेगुलेशन, ठीक है, इनर लाइन रेगुलेशन। उसके बाद
उसी का नतीजा अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मिजोरम जो है इनमें आईएलपी सिस्टम लागू हो गया, क्योंकि ये उस समय पार्ट थे ईस्टर्न बंगाल फ्रंटियर रेगुलेशन एक्ट के 1873 में। सो आईएलपी सिस्टम कम इनटू इफेक्ट। आईएलपी सिस्टम जो है वो मणिपुर में भी लगा। कब लगा? 2020 में, जब सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, जो 2020 में सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लगा था, जिसमें पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से जो शरणार्थी आए हुए थे उन लोगों के लिए जो प्रावधान किए गए थे, उस समय जो है आईएलपी सिस्टम मणिपुर में इफेक्ट में लाया गया। क्यों ये मैं पढ़ा रहा हूँ आपको? क्योंकि मणिपुर से रिलेटेड बहुत सारी चीजें जो है वो अभी करंट टॉपिक में है। तो ये पूछ सकता है कि इनर लाइन परमिट इसमें से कौन से स्टेट में है या कौन से स्टेट में नहीं है। तो जरूर याद रखिएगा मणिपुर में कब लागू हुआ था, 1 जनवरी 2020 को, एज ए सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के कारण। सो इनर लाइन परमिट बहुत इंपॉर्टेंट है, और इन स्टेटों के नाम भी याद रखिएगा, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मिजोरम यहाँ पे पहले से ही है। सो दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर दिस ईयर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। सो फ्रेंड्स, आज का हमारा करंट अफेयर्स का क्लास यही समाप्त होता है। हमारे वीडियो को अंत तक देखने के लिए, हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग माय वीडियो।